नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिवेन्यू रिकॉर्ड, म्यूटेशन जिसे दाखिल खारिज भी कहते हैं या फिर जमाबंदी, इससे संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए। जी हां दोस्तों, अक्सर लोगों का कहना होता है कि सर हमने, हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने बहुत समय पहले एक संपत्ति खरीदी थी। संपत्ति खरीदने के बाद हम लोगों ने दाखिल खारिज, रिवेन्यू रिकॉर्ड या जमाबंदी इसके अंदर अपना आज भी नाम नहीं चढ़वाया। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी पार्टी है, यानी कि जिससे संपत्ति खरीदी है, या हो सकता है कोई नई पार्टी आकर जमाबंदी, दाखिल खारिज में अपना नाम चढ़वा बैठी है और अब आप लोगों को घबराहट हो रही है कि आपकी संपत्ति आपके हाथों से चली जाएगी। अब दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जमाबंदी, दाखिल खारिज जिसे म्यूटेशन कहते हैं, या रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, इनसे कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? देखिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, इसके अलावा साल 2023 की एक काफी बड़ी जजमेंट हम आज की वीडियो में आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए कि आखिरकार म्यूटेशन जिसे दाखिल खारिज कहते हैं, या फिर जमाबंदी और रिवेन्यू रिकॉर्ड्स का आखिरकार क्या इस्तेमाल है। अब देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जब एक संपत्ति खरीदी जाती है तो प्रॉपर रजिस्टर्ड दस्तावेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि 100 रुपए से ऊपर की संपत्ति अगर आप कोई खरीद रहे हो तो प्रॉपर रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही खरीदो। अब समझ के चलिए कि आप लोगों ने एक सेल डीड के माध्यम से संपत्ति को खरीद लिया। अब आपने संपत्ति खरीदी है और जिसने आपको संपत्ति बेची है, यह बात केवल आप लोगों तक ही है। जब तक आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर जैसे म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी, 7/12 एक्सट्रैक्ट, इनके अंदर जाकर अपने दस्तावेज दिखाकर यह क्लियर नहीं करेंगे कि अब पुराना मालिक नहीं रहा, हमने ये संपत्ति खरीद ली है, तब तक उन रिकॉर्ड्स में आप लोगों का नाम नहीं चढ़ेगा। एक तरीके से जो ये वर्ड है दाखिल खारिज, इसका मतलब यही होता है कि जो नया मालिक है उसका नाम दाखिल कर देना और जो पुराना मालिक है उसका नाम खारिज कर देना, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते हैं। ये तो वो स्थिति आ गई जब आप एक संपत्ति खरीद रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि संपत्ति खरीदी ही नहीं जाती। परिवार में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद जो उसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनका नाम उसमें चढ़वा दिया जाता है। कई लोग चालाकी करके यह करते हैं कि किसी बेटा या बेटी या किसी एक सदस्य का नाम उसके अंदर नहीं चढ़वाते, और ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम उस रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा वो निराश हो जाता है। वो समझता है कि अब तो मेरा उस संपत्ति से अधिकार खत्म हो गया क्योंकि मेरा नाम उन रिकॉर्ड्स में दिखाई ही नहीं दे रहा। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी हमने रिकॉर्ड्स बात करी, चाहे म्यूटेशन जिसे दाखिल खारिज कह रहे हैं, जमाबंदी, रिवेन्यू रिकॉर्ड, 7/12, इनको केवल एक ही पर्पस से समझा जाता है। इनको बोला जाता है रिवेन्यू रिकॉर्ड, यानी कि ऐसे रिकॉर्ड जिससे जो संपत्ति पर काबिज बैठा है उससे रिवेन्यू कलेक्ट किया जाए। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा है उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो जिनका नाम इन रिकॉर्ड्स में शो होता है यह माना जाता है कि संपत्ति को वही इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे जो भी टैक्स बनेगा उन लोगों से वसूला जाए। हां, यह चीज जरूर मैं मानूंगा कि लोग इन रिकॉर्ड्स को दिखाकर अपना कब्जा संपत्ति पर काबिज करने में लग जाते हैं। वो कहीं ना कहीं फिर भी ठीक है, पूरी तरीके से ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं। पर मैंने कहीं भी अभी तक यह नहीं बोला कि इन रिकॉर्ड्स में नाम चढ़वा लेने से कोई भी खुद को संपत्ति का मालिक घोषित करा लेगा। अब यह बेसिक जानकारी थी जो रिकॉर्ड से संबंधित मैंने आप लोगों को दी। अब हम बात करते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ताकि आप हर नए कानून से
हर नई अपडेट से अपने आप को अपडेट रख सकें। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है उसकी केस डिटेल्स में डिस्प्ले पर दिखा देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस भगवंत पाल सिंह अलियास भगवंत सिंह डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका डायरी नंबर देखिएगा 17885 ऑफ 2020 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 10 जुलाई साल 2024। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लेटेस्ट जजमेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। अब पहले केस डिटेल समझिए। यहां पर बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को गिफ्ट दे दी ताकि वहां पर वो एक हॉस्पिटल का निर्माण करा सके। अब जो ये संपत्ति गिफ्ट दी गई थी, ये साल 1958 के आसपास दी गई। यह बताया जाता है कि जैसे ही गिफ्ट दे दी गई उसके बाद ही वहां पर हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया गया और इसके बाद वो व्यक्ति यानी कि सरकार जिसने हॉस्पिटल का निर्माण किया है वही लोग संपत्ति पर काबिज रहे। अब सबसे बड़ी देखने वाली क्या बात है कि जिस व्यक्ति ने ये गिफ्ट करी उसने आज तक कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, किंतु उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने साल 2001 में कोर्ट में एक डिक्लेरेशन सूट का दावा किया। उनका कहना है कि प्रेजेंट केस में देखा जाए तो जो रिवेन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी है उनके अंदर आज भी हमारे पूर्वजों का नाम दिखाई दे रहा है। अगर गवर्नमेंट को यह जमीन मिल गई थी तो उन्होंने क्यों नहीं रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़वाया? अगर रिकॉर्ड्स में हमारा नाम शो कर रहा है और हम लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि हमने ये प्रॉपर्टी इनको गिफ्ट दे दी, तो इससे यही समझा जाए कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, इसीलिए आज तक गवर्नमेंट का नाम रिकॉर्ड्स में नहीं शो कर रहा। इसके अलावा जिन्होंने ये दावा कोर्ट में डाला है उनका कहना है कि साल 1981 में हमारी नॉलेज में ये बात आई थी कि यहां पर इस प्रकार से हमारी जमीन है जिनके अंदर हमारा ही आज भी नाम शो होता है और उस पर इस तरीके से गवर्नमेंट ने अवैध तरीके से अस्पताल का निर्माण कराया हो। नौ, यहां पर जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि साल 1998 में हमने वैलिड तरीके से गिफ्ट डीड बनवाकर संपत्ति खरीदी। अगर यहां पर ध्यान दिया जाए तो 40 सालों बाद ये वादी आकर यानी कि प्लेंटिफ आकर कोर्ट में दावा डाल रहा है और वो समय सीमा से बाहर भी हो चुका है। अगर प्लेंटिफ की बात मानी जाए कि साल 1981 में उसकी बात में नॉलेज आई तो उसके बाद भी 12 सालों तक का जो लिमिटेशन टाइम है आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, उसके तहत 12 सालों की समय सीमा निकल चुकी है और अगर इतनी लेट आकर यह दावा डालेगा तो यह केस समय सीमा से बाहर होना चाहिए। और इसके अलावा यह चीज भी यहां पर स्टेट की तरफ से उठाई गई कि हमारा नाम सिर्फ रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं शो हो रहा। अगर हमने यहां पर लापरवाही बरती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा मालिकाना हक वहां पर नहीं रहेगा। हम आज भी संपत्ति पर काबिज हैं और हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट मौजूद है ना। यह मैटर आगे अपील होता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह देखा कि एक तरफ तो गवर्नमेंट का ही कब्जा है जहां पर हॉस्पिटल का निर्माण करके हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो उन्होंने अपना नाम आज तक रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं चढ़वाया। वहीं और देखा जाए तो जो अब वादी कोर्ट में आकर दावा डाल रहा है वो समय सीमा से भी बाहर है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकाली। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ ने यहां पर केवल क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए केस को समय सीमा में लाने की कोशिश की है। अगर यह देखें कि प्लेंटिफ का कहना है कि साल 1981 में उसकी बात में उसकी नॉलेज में यह बात आई कि हमारी प्रॉपर्टी पर इस तरीके से हॉस्पिटल का निर्माण है, या फिर अगर हम स्टेट की बात माने कि 1958 से गिफ्ट डीड हो गई और इसके बाद से हम काबिज हैं, तो दोनों ही केसेस में जो केस करने का दावा डालने का समय सीमा है 12 सालों की, वो निकल चुकी है। इसके अलावा अगर उनको कोई गिफ्ट डीड को लेकर दिक्कत थी तो उनको 3 सालों के अंदर केस डालना था गिफ्ट डीड करने के बाद, या फिर अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो उनको डिक्लेरेशन का दावा डालते हुए उस गिफ्ट डीड को चैलेंज करना था। यहां पर इनमें से कोई भी चीज नहीं की गई, केवल सूट फॉर पोजेशन डाला जो समय सीमा से बाहर है, केवल क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए उसे समय सीमा के अंदर लाकर कोशिश की गई है लाने की। इसके अलावा स्टेट की केवल एक कमी निकाली जा रही है कि उसने रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम नहीं चढ़वाया। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 110 का भी रेफरेंस दिया कि जो भी व्यक्ति अपना टाइटल डिक्लेयर कराना चाहता, अपने आप को ओनर घोषित करना चाहता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं के ऊपर आ गया, उन्हीं को अपना हक साबित करना पड़ेगा। जबकि यहां पर दावा डालने वाले ने केवल कब्जे की मांग करी, कोई गिफ्ट डीड कैंसिल करने की मांग नहीं करी, क्लेवर ड्राफ्टिंग करके केस को लाने की कोशिश कर रहा है समय सीमा के अंदर। तो यहां पर इस केस की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इसमें क्या बोला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरली बिकॉज कि सिर्फ इसी वजह से जो प्लेंटिफ है यानी कि गवर्नमेंट है जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया था,
उनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी कि जमाबंदी में नहीं शो कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका टाइटल हक वहां पर नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो जमाबंदी है वो केवल टैक्स पर्पस के लिए मानी जाती है, कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या लैंड रेवेन्यू जो ग्राम सभा होती है वो किससे टैक्स वसूलेगी, यानी कि जिनका नाम शो हो रहा है उनसे टैक्स वसूला जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शो हो रहा है उन्हीं को मालिक मान लिया जाए। यहां से आप लोगों को पता लग ही गया कि अगर आपकी कोई पुश्तैनी जमीनें हैं जहां पर केवल आपका नाम शो कर रहा है तो इसका मतलब आप उसके मालिक नहीं है, या किसी ने केवल धोखाधड़ी करके आप लोगों का नाम निकाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है वो मालिक बन गए। रेवेन्यू रिकॉर्ड एक बार को 100% नहीं, सिर्फ एक बार को कब्जा दिखाने के काम आ सकता है, पर मालिकाना हक दिखाने के बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, वो केवल फिस्कल पर्पस के लिए माना जाता है। ये थी बिल्कुल लेटेस्ट जनरल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। ऐसा नहीं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल यहीं पर यह बात बोली है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी बड़ी जजमेंट लाता रहा है। जैसे कि एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दे, साल 2023 में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी जजमेंट दी थी। देखेगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी पी किशोर कुमार वर्सेस विट्ठल के पटकर। इसका सिविल अपील नंबर था 7210/2011 और 20 नवंबर साल 2023 की जजमेंट है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 की जजमेंट में क्या बोला था। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, जमाबंदी, दाखिल, खारिज, वो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे। वो अगर कोई इंसान म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने नाम कराकर बैठा है तो किसी भी प्रकार का टाइटल उसके फेवर में, इंटरेस्ट राइट उसके फेवर में नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको केवल और केवल फिजिकल पर्पस के लिए माना जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पर कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप रोजाना हर लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी वीडियोस जानना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।